हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोग जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज द लेक्चर 9th एंड वी आर गोइंग टू स्टडी फैराडेज लॉज एंड ट्रांसफार्मर बेसिकली, राइट। एंड तो हम लोगों ने कल EMI पढ़ा, राइट। व्हाट इज दैट EMI, राइट। एंड फैराडे ने किस तरीके से EMI को जो है बताया कि भाई ऐसा फिनोमेना भी होना चाहिए, प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फैराडे ने कुछ लॉज बनाए। वो लॉज हम लोग आज स्टडी करेंगे, देखेंगे किस तरीके से डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं, राइट। एंड देन वी लुक इनटू समथिंग दैट्स कॉल्ड DC एंड AC, दैट इज डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो दोनों करंट है वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज एंड देन वी विल बी लुकिंग इनटू द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आज हम ये वाला डिवाइस भी पढ़ने वाले हैं। एंड यू ऑल नो दैट दिस टॉपिक इज टोटली इंपॉर्टेंट फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज द ओलंपियाड्स। सो बेसिकली क्या करना है, आपको स्टडी करना है ताकि आप दोनों ही चीज़ों को साइमल्टेनियसली कवर अप कर सकें एंड उनको क्रैक कर सकें। दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। दैट्स वाई यू आर गोइंग टू learn all these, right, to crack these examinations actually. If you want any DPP or study material, you can definitely access them from our Telegram channel. What you need to do is to write the code TTB010 on the Telegram app. ठीक है, टेलीग्राम ऐप के सर्च बॉक्स में TTB010 लिखें एंड उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हमारा 10th क्लास का अपीयर होगा चैनल, यू कैन एक्सेस ऑल द DPPs एंड स्टडी मटेरियल। ऑल्सो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेंगे कि भाई आगे आने वाले लेक्चर्स हमारे कौन से और हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता चलती रहेगी। नाउ लुक आउट, दिस इज द टीम एक्चुअली विच इज हेल्पिंग यू अ लॉट। ठीक है, मतलब ये जो टीम है वो हर एक सब्जेक्ट में, इन द साइंस, इन द मैथ्स, तो हर एक सब्जेक्ट में वी आर हेल्पिंग यू, राइट। एंड दैट इज द मेन थिंग बिकॉज वी आर मेकिंग यू प्रिपेयर और प्रिपेयरिंग यू so that you can get a good rank in the competitive examinations along with your school examination, right, because you are going to find the posts this time. Well, अब हम आगे चलते हैं and let us look at some of the new not the new features, but let's say some of the features we want to tell you, and those are, let me tell you that what you have to do is, all you know that you have to go on this website. So www.talkingtextbooks.in, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, राइट। एंड व्हेन यू गो ऑन दैट वेबसाइट यू विल बी गेटिंग 2 type of packages. One is the full package, second one in the test series, right. तो जो फुल पैकेज होता है ना, फुल पैकेज में यू आर गोइंग टू गेट स्टडी मटेरियल, यू आर गोइंग टू गेट द वीडियो और द लाइव क्लासेस, यू आर गोइंग टू गेट द होमवर्क सबमिशन फीचर, यू आर गोइंग टू गेट द bi-weekly quizzes, you are going to get the periodic test paper. So this much content in just 9,000 and so less, not the 9,000 but yes, it is actually very much less for you all. So basically हमारा मेन मकसद क्या है ना, मेन मकसद सोचो, हमारा जो मेन गोल एम, ठीक है, वो ये है कि हम आपको प्रिपेयर कर सकें और किसी भी एग्जामिनेशन को जो जिसके लिए आपने सोचा है कि भाई मुझे इसमें बहुत अच्छा रैंक लेके आना है, उसमें हम आपको तैयार कर सके। बेसिकली दैट्स आवर मोटिव, राइट। एंड इसी की चीज़ों में हम लोगों ने क्या किया है, स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया है जिससे आप स्कूल एग्जामिनेशन का भी प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ ही साथ ओलंपियाड के लिए भी तैयारी कर सकते हो। इस वजह से हमने जानबूझ के कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल तैयार किया है आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए। फिर आप उस स्टडी मटेरियल के एज अ सप्लीमेंट यू कैन वॉच द वीडियो लेक्चर्स, यू कैन सी द लाइव क्लासेस, राइट। एंड देन यू विल बी डूइंग द होमवर्क। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, होमवर्क बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो तुम होमवर्क करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद तुम टेस्ट दोगे 1 वीक में 2 बार, ठीक है। टेस्ट देने पर आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक था और कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग था, राइट। एंड देन आप पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स दोगे। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स में हमने वो पैटर्न रखा है जो एक्चुअली फाइनली आपको मिलने वाला है आने वाले एग्जाम में, राइट। तो दैट मीन्स आपको पता चलेगा कि भाई कितने टाइम में आपको कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करने थे, आपको फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री किनके कितने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, किस तरीके से आप डील कर सकते हो, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, डीप होते हैं कि भाई मीडियोकर में काम चल जाता है या फिर ऊपर ऊपर से भी काम चल जाता है। दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड दैट्स व्हाई पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आर हेल्पिंग यू इन दिस, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट, द टेस्ट सीरीज। सो बेसिकली टेस्ट सीरीज में तो टेस्टिंग होता है, तो आपको bi-weekly क्विजेस मिलने वाले हैं, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स मिलने वाले हैं, साथ ही साथ आपको उसके साथ लाइव क्लासेस भी मिलने वाली, राइट। तो दीज आर 2 type ऑफ पैकेजेस यू विल बी गेटिंग एंड मेक श्योर कि जब तुम इनके बारे में पूरी जानकारी ले लो, ठीक है, पूरी जानकारी ले लो,
तब अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू वांट टू बाय देम, you can definitely write a code, and the code is CY Live. If you write this code CY Live, you will be getting a 30% discount, right? एंड फिर आप आराम से बाय कर सकते हैं, राइट? तो 30% डिस्काउंट तो बहुत बढ़िया चीज़ होती है, ठीक है। उसके अलावा इफ़ यू वांट टू कॉल अस एंड यू हैव अ क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन डेफिनेटली कॉल अस एंड आई विल बी गिविंग यू द नंबर इज 919549041111. You can call us on this number and all your queries will be resolved over there. ठीक है, चलो अब हम अपने क्लास स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट प्रॉमिस योर सेल्फ दैट यू विल बी वॉचिंग द होल लेक्चर, यू विल मेकिंग प्रॉपर नोट्स एंड यू विल बी रिवाइजिंग ऑन द डेली बेसिस. दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज रिविजन इज द की टू सक्सेस. आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप अपने ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेंगे कि भाई दिस इज इंपॉर्टेंट, भाई एग्जाम में आने वाला है, ध्यान में रखना इसे. वरना तुम्हारा ब्रेन एक बार अगर तुम पढ़ोगे, जैसे लेट्स से तुमने आज पढ़ा, ठीक है, तुम्हारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई इसने ये पढ़ा है, उसने सारा स्टोर करके रख दिया, फिर तुमने उसको रिवाइज नहीं किया, तो ब्रेन ने सोचा कि अरे यार ये तो यूज़ ही नहीं कर रहा है इस इन्फॉर्मेशन को, तो ब्रेन ने उसको डंप कर दिया, ठीक है. तो क्या होता है, तुमने जो याद किया हुआ होता है, तुमने जो पढ़ा होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन तो डंप में चली गई, राइट? दैट्स वाई तुम ब्रेन को सिखाओ कि भाई नहीं ये ज़रूरी है, इसको याद रखना है, इस एग्जाम में आने वाला है, राइट? मेरे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो तुम उसको बोलो, वो रखेगा याद, ठीक है. सो बेसिकली आपको उसको बताने के लिए कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए. अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो आप अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे रहे होते हो कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से रखना, संभाल के, एग्जाम टाइम में काम आएगी. तब वो भी यही करेगा, वो उसको अच्छे से संभाल के रख देगा और एग्जाम टाइम में आपको वो बात याद आ जाएगी, ठीक है. लेकिन अगर आप नहीं रिवाइज करोगे तो ब्रेन को सिग्नल मिल जाएगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको डंप में डाल दो, तो बेचारा उसे डंप कर देगा, ठीक है. सो आपको अपने ब्रेन को सिग्नल देना है दैट यू हैव दिस इन्फॉर्मेशन एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, राइट? तो और लाइफ के लिए भी, ठीक है. तो आप उसको बोलो कि भाई ये ज़रूरी है, तू उसे ध्यान से संभाल के रखना. और ये कैसे सिग्नल दोगे? ये सिग्नल आप दोगे बार बार रिवाइज करके, ठीक है. जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही स्टिक होती जाएगी वो मेमोरी आपके दिमाग में, एंड दैट इज़ व्हाट इम्पॉर्टेंट. बिकॉज अगर आप स्टिक नहीं करोगे तो एग्जाम टाइम में उसको रिट्रीव कैसे करोगे? Alright, so you need to give the signals to your brain that this information is important, going to help you in exam, and what is how you are going to do that? You are going to do that by revising the things daily, ठीक है. So do a revise, ठीक है, रिविजन करो. अब तो 15 मिनट से ज़्यादा का हो जाना चाहिए, राइट? 15 मिनट्स तो बहुत कम हो गए हैं. So make sure you do it for like 30 minutes or something, ठीक है. चलो, तो अभी हम फैराडे के लॉज को देखते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज के लॉज क्या हैं, कैसे हैं? सो बेसिकली हम लोगों ने कल क्या देखा था? हम लोगों ने ये देखा था कि जब ऑरेस्टेड ने ये बात बताई सबको कि भाई अगर तुम एक कंडक्टर के अंदर से करंट का फ्लो करवाओगे तो उसके चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. ये किसने बताया? ऑरेस्टेड ने बताया सभी लोगों को. तो फैराडे का दिमाग बिल्कुल अजीब हो गया, ठीक है. उसने सोचा कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि कंडक्टर के अंदर से अगर करंट जाएगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो फिर ऐसा भी होना चाहिए कि तुम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो और कंडक्टर में करंट आ जाए. ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है. तो फिर इसको सबने बोला कि ठीक है, प्रूव करके बताओ. तो फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं सभी एक्सपेरिमेंट्स को, ठीक है. वो जो एक्सपेरिमेंट्स है, फैराडे ने अच्छे से एक्सपेरिमेंट्स किए, उनको समझा, उनके इस रूल को जाना और उसके बाद अपने नाम पे 2 रूल निकाले, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना होता है जहां पर हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं. और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, मतलब उसका वैल्यू को चेंज करेंगे, ज़्यादा कम ऐसे करेंगे, तो फिर हमें एक करंट मिलेगा, ठीक है, जो कि एक पूरे कंडक्टर में से फ्लो करेगा. अगर वो क्लोज लूप होता है डेफिनेटली तो, ठीक है. तो तब क्या होगा? उसके अंदर अपने आप से करंट आने लग जाएगा अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड को बदलोगे, ठीक है. तो ये टोटली अपोजिट है ऑरेस्टेड के, राइट. तो उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने इस पूरे फिनोमेना को, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले फिनोमेना को पढ़ा, तब जाके सीखा, समझा, तब उन्होंने 2 लॉज निकाले, दैट इज द फैराडेज लॉज, ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक और चीज होती है, वो क्या? जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे होते हो तो जो
पूरा का पूरा सर्किट होता है, एक तरीके से एक लूप होता है, क्लोज लूप, ठीक है। उस क्लोज लूप के अंदर क्या होता है, वहां पर एक ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ सेटअप होता है, ठीक है। वो ईएमएफ का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और यही फोर्स है जो कि कंडक्टर के अंदर बैठे हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार के भगाता है, ठीक है। तो अब जब वो ऐसा करता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे तो मतलब करंट आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे काम क्या है, इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है, नॉट इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे चेंज करेंगे। उसके चेंज करने की वजह से कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी अ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। उसे हम इंड्यूस करंट बोलेंगे, नॉर्मल करंट नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो किसी सोर्स से नहीं आ रहा है ना, वो इंड्यूस किया जा रहा है, उसको किसी बैटरी या फिर ऐसे कुछ सोर्स से नहीं आ रहा है, उसको लाया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब हम देखते हैं फैराडे का लॉ, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। सो लेट्स लुक एट दैट, दिस इज द फर्स्ट लॉ, ठीक है। ये पहला लॉ है जो ये बोलता है, whenever there is a change in magnetic flux linked with the conductor, an EMF is induced. The induced EMF lasts so long as there is a change in electric magnetic flux by the conductor. So basically जब हम एक्सपेरिमेंट देख रहे थे जो फैराडे ने किए हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स में भी ये बात पता चली फैराडे को कि भाई तुम जब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो तब तब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। जैसे ही स्टॉप हो जाते हैं हम लोग, लेट्स से हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होते ही करंट जीरो, मतलब यहाँ पे वो टाइम होना चाहिए, मतलब ईएमएफ तब तब जनरेट होगा या फिर तब तक जनरेट होगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे ही चेंज होना बंद हुआ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही चेंज होना बंद हुआ वैसे ही करंट भी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और कैसे, जैसे इसके अंदर मानो ये है मैग्नेट, ठीक है, एंड दिस इज दी वुडन सिलेंडर, और यू कैन से जस्ट अ सिलेंडर, राइट। और उसके ऊपर हमने कॉपर के वायर्स को जो है रैप किया हुआ है लाइक दिस, ठीक है। सो वी मेक इट अ सोलेनॉइड, एंड उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, इससे एक गैल्वेनोमीटर को जो है कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एक क्लोज लूप है, राइट, ये जस्ट एक क्लोज लूप है, और इसके अंदर सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, गैल्वेनोमीटर सिर्फ ये बताता है यहाँ पर कि डायरेक्शन क्या है करंट का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले तो पहचान लेगा कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, फिर ये तुमको ये भी बता देगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है ना, कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। एंड हमें ये बात पता चले, अब तुम खुद से देखो, यहाँ पे कोई सोर्स तो है नहीं, कोई सेल, कोई बैटरी, कोई स्विच, या फिर कहीं बाहर से कुछ हम एक्स्ट्रा इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे इसके अंदर अगर करंट आता है, इसके अंदर अगर करंट जनरेट होता है तो वो किसकी वजह से होता है, सिर्फ मैग्नेट की वजह से। इस मैग्नेट को अगर मैं पास लेके जा रही हूँ, है ना, पास लेकर जाएंगे जब, तो क्या होगा, मैग्नेट से जुड़ी हुई जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस कॉइल के अंदर ज़्यादा या कम होंगी। जब मैं पास लेके जाऊंगी तो ज़्यादा हो जाएंगी, दूर लेके जाऊंगी तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो इस कंडक्टर के रिलेशन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बदलेगा, चेंज होगा, यानी कि जब वो इंक्रीज हो रहा होगा, तो जिस टाइम इंटरवल के लिए वो इंक्रीज हो रहा होगा तब तक आपको यहाँ पे करंट दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ही आपने इस मैग्नेट को रोक दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वुड बी कांस्टेंट, है ना, तुमने इसे रोक दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट होते ही करंट बंद। मतलब इनको यहाँ पर दिक्कत किस चीज़ की है, दिक्कत इस चीज़ की कि यहाँ पर चेंज होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए कंटिन्यूसली। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ने चेंज होना बंद कर दिया तो मतलब यहाँ पे करंट नहीं होगा। अगर यहाँ चेंज होता रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, भले ही बढ़ रहा हो भले ही कम हो रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, बट इट हैज़ टू बी अ चेंज, राइट। तो अगर ये चेंज होता है देयर वुड बी करंट, इफ देयर इज नो चेंज देयर वुड नॉट बी अ करंट। ये पहला लॉ किसने बताया था, फैराडे ने बताया अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ठीक है। उन्होंने एक दूसरा लॉ भी दिया, लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। So the second law is the magnitude of the EMF induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux cut by the conductor
if the rate of change of magnetic flux remains uniform EMF is induced. So basically इन्होंने क्या बोला कि कितना वहाँ पर एक्चुअली में, अभी तो हमने ये सिर्फ बताया कि भाई तुम जो मैग्नेट उसको लेकर आओगे पास तो उसमें करंट जो है आएगा, इंड्यूस करंट होगा, तुम दूर लेके जाओगे तब इंड्यूस करंट होगा, लेकिन कितना करंट आएगा ये जब अगर हमें पता करना है तो हमें ये देखना होगा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता चल जाए कि भाई इतना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इतना फ्लक्स चेंज हो रहा है विद दिस टाइम इंटरवल, तब हम बोल सकते हैं कि जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना होगा। बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें अमाउंट में चाहिए होता है नंबर, ठीक है। जनरल बातें तो हम कर लेते हैं कि भाई मैग्नेट पास लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, करंट दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है, जनरल है। बट एक्चुअली में कितना करंट हमें मिलने वाला है ये भी तो पता चले। तो ये पता करने के लिए हमें फ्लक्स को कैलकुलेट करना होगा। पहले फ्लक्स अगर कैलकुलेट हो जाता है तभी जाके हम क्या कर पाते हैं, तब जाके हम लोग ये बोल पाते हैं कि भाई हाँ इसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो इतना ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। ये चीज़ पता करने के लिए वी शुड नो द एक्चुअल फ्लक्स, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला था कि जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज दैट, एक्चुअली में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम की बात करें, राइट। और हमने क्या बोला था, चेंज जो होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा व्हेन वी टॉक अबाउट द स्मॉल थिंग्स, राइट। तो अगर हम स्मॉल चेंज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, स्मॉल चेंज की बात करते हैं तो वी डिनोट इट बाय व्हाट, दिस ट्राइंगल, ठीक है, दिस ट्राइंगल, एंड वी आर गोइंग टू राइट इट डेल फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मतलब ये मैं बता रही हूँ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बता रही हूँ, बट बहुत ही स्मॉल चेंज है, ठीक है। और विद टाइम मतलब डेल्टा टी, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दिस इज टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ जनरेटेड, ठीक है। तो ये जो ईएमएफ है दैट इज व्हाट, दिस ई, आई एम शोइंग द ईएमएफ बाय दिस ई, राइट, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के। अगर मतलब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये चेंज हुआ अच्छे से तो ईएमएफ भी तुम्हें मिल जाएगा, जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हें ईएमएफ मिलेगा, सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट्स व्हाट दे टोल्ड अस। तो अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द एसआई यूनिट ऑफ दिस ई, ठीक है, तो ईएमएफ का अगर मैं एसआई यूनिट बोलने की कोशिश करूं तो व्हाट इट कुड बी, देखो फ्लक्स का मैंने तुम्हें क्या बताया था, वेबर बताया था। सो वी गॉट व्हाट, वेबर पर सेकेंड, ठीक है, वेबर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी, वेबर, दिस इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स, ठीक है, एंड द सेकेंड एस। तो वेबर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस ईएमएफ, ठीक है। अब देखो अगर जो तुमने सर्किट बनाया है, मैंने तो जो अभी स्ट्रक्चर बनाया था छोटा सा, तो अगर वो क्लोज है, ठीक है, तभी ईएमएफ वहाँ जनरेट होगा और तभी करंट फ्लो होगा। अगर वो क्लोज नहीं है तो फिर हमको कोई करंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सो मेक श्योर कि वो जो सर्किट जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर बना हुआ था, राइट, वो सर्किट के अंदर देयर हैज टू बी अ क्लोज्ड लूप, है ना। तो देयर हैज टू बी अ क्लोज सर्किट, ताकि क्या हो, पूरा एक सर्कल बन सके, एंड दैट हैज टू बी क्लोज, जिसकी वजह से करंट वहाँ होगा। इफ देयर इज नो, मतलब वहाँ पे अगर तुमने कोई ब्रेक रख दिया है, राइट, कोई तार टूट गया है, ढीला हो गया है, वट, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर वो सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो देयर वुड नॉट बी एन ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, ऑलराइट। सो मेक श्योर यू राइट ऑल बोथ दीज लॉज आर टोटली इंपॉर्टेंट। मेक श्योर यू राइट दीज बोथ द थिंग्स बिकॉज दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला लॉज भी लिखना है, एंड बिल्कुल सही बात है। तो हमें ये बात पता चली कि अगर आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को टाइम के साथ बदलते रहोगे तो फिर तुम्हें जो है एक ईएमएफ मिलेगा, राइट। लेकिन अगर तुम इसी फ्लक्स को विद टाइम चेंज नहीं करते हो, ठीक है, यू मेक इट कांस्टेंट, फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, राइट, चेंज वुड बी जीरो। सोचो फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया तो दिस चेंज, जो चेंज यहाँ नजर आ रहा है, दिस चेंज वुड बी जीरो,
राइट और जब ये जीरो हो जाएगा तो मतलब ईएमएफ जीरो. सो मेक श्योर कि ये जो चेंज है देयर हैज टू बी अ वैल्यू. ठीक है, ये जीरो नहीं हो, ये चीज हमें पता करनी है. सो अगर हमने क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ ये जो फ्लक्स है इसे कांस्टेंट बना दिया, सो यू विल बी गेटिंग अ कांस्टेंट ईएमएफ आल्सो. ठीक है, और एक और बात कि ये जो ईएमएफ है वेबर पर सेकेंड जो हमने एसआई यूनिट लिखा है, इसे हम वोल्ट भी बोलते हैं बिकॉज हम ये जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट. राइट, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द रीजन कि भाई करंट फ्लो हो. ठीक है, एंड ऑल्सो ये जो ईएमएफ है वो भी सेम काम कर रहा है. दिस ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द रीजन कि इंड्यूस करंट वहां हो. राइट, एंड दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस एसआई यूनिट एज वोल्ट ऑल्सो. ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी द रूल्स. ठीक है, लेट्स सी द रूल्स by which we can find the direction of the induced current or the EMF. ठीक है, so basically अगर तुम जानना चाहते हो कि करंट का क्या डायरेक्शन है, ठीक है, या फिर EMF का क्या डायरेक्शन है, so make sure you use these laws. First is the Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule, इसमें क्या होगा, this would be the first finger would be what, the magnetic field. So this will point in the magnetic field, thumb will point in the direction of the moving. ठीक है, and the second finger will be showing you the induced current. ठीक है, उसका डायरेक्शन आपको शो करेगा. So use this and you will be getting the value of the induced current inside the conductors. Alright, सेकेंड एक और लॉ है जो कि तुम्हारे लिए नया लॉ है, इसे बोला गया है लेंज लॉ. ठीक है, ये तुमने पहले कभी नहीं देखा है, हो सकता है देखा भी हो, कई बच्चों ने देखा हो सकता है. सो देखो, ये जो लेंज लॉ है ये ऐसा बोलता है कि यहाँ पे लेंज लॉ ये बोलता है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए जो अपोज करे. किसको अपोज करे, जिसकी वजह से वो आया है उसको अपोज करे. मतलब लेट मी टेल यू विद एन एग्जाम्पल कि लेट मी टेल यू विद एन एग्जाम्पल. सो इसके अंदर वो ये कहना चाहता है अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज इंड्यूस, किसके कारण वो आया है. ठीक है, लेट्स से लेट मी टेल यू विद दिस, ये जो मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे देखो तुम नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है. ठीक है, ये तुमने नोट कर लिया. ये मैग्नेट कहाँ की तरफ आ रही है, कॉइल की तरफ आ रही है. ठीक है, कॉइल की तरफ आ रही है ये मैग्नेट. ठीक है, तो मतलब ये क्या कर रही है, करंट वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको बढ़ा रही है. राइट, क्योंकि मैग्नेट पास आ रही है. तो इसमें मतलब इस कॉइल के अंदर उस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होना चाहिए जिसकी वजह से हम ये बात तो जानते हैं ना कि भाई करंट के अंदर जब करंट जाता है सो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और कॉइल जो होती है उसका एक साइड साउथ और एक साइड नॉर्थ बन जाता है. हमने ये जो चीज़ सीखा है ना, तो देखो इसके अंदर करंट उस तरीके से जनरेट होगा कि एक मैग्नेट बने और वो मैग्नेट इस मैग्नेट को अपोज करे, दूर भगाए इसको, क्योंकि ये पास आ रही है. ठीक है, ये मैग्नेट पास आ रही है तो इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर इस तरीके से करंट आएगा जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. एंड वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ठीक इसके अपोजिट होगा. मतलब अब तुम यहाँ देखो, यहाँ नॉर्थ है, अगर मैं यहाँ पे कोई साउथ पोल जनरेट करने की कोशिश करती हूँ तो वो तो अट्रैक्शन हो जाएगा, तब तो मैग्नेट को और पास बुलाने की कोशिश करेगा, अट्रैक्शन हो जाएगा वहाँ तो. राइट, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कॉज देखना है जो उसको दूर भगाए, अपोज करे. ठीक है, अपोज करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि ये जो कॉइल के पास आ रहा है तो कॉइल का ये वाला फेस जो कि मैग्नेट की तरफ है उसको नॉर्थ बना दें. अगर आप उसको नॉर्थ बना देंगे तो मैग्नेट दूर भागेगी, रिपल्शन होगा, अपोजिशन होगा. राइट, तो हमने क्या बोला, लेंज लॉ जो कहता है वो ये कहता है कि यहाँ पर क्योंकि देखो नॉर्थ है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे नॉर्थ क्रिएट करना है ताकि ये दूर भागे, बिकॉज वी हैव टू अपोज. अट्रैक्ट नहीं करना है, अपोज करना है. अपोज करने का एक ही तरीका है कि तुम इस कॉइल में उस साइड में, जिस साइड से मैग्नेट आ रही है उस साइड पे तुम नॉर्थ क्रिएट कर दो. और नॉर्थ क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ कि मतलब कैसा करंट होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए ना. बिल्कुल सही बात है, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए ना. तो मतलब करंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि उधर वाला जो साइड है वो नॉर्थ बने और वो आती हुई मैग्नेट को रिपेल करे. सो हमें करंट का डायरेक्शन मिल गया. करंट का डायरेक्शन वुड बी लाइक दिस. ऑलराइट, अब तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है व्हाट वी आर डूइंग हियर. लेंज लॉ सिर्फ ये कहता है कि कुछ इस तरीके से करंट इंड्यूस होगा कि जिस वजह से वो जनरेट हो रहा है उसको अपोज करे.
अपोज, अब देखो जनरेट किस कारण से हो रहा है, इसके मैग्नेटिक फील्ड से, इसके मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस करंट आ रहा है, और वो कैसे आएगा कि इसी को वो क्या करे, अपोज करे, ठीक है, वो इसी को अपोज करना चाहता है, इसी वजह से करंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ऑलराइट, अब तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लगा है कि किस तरीके से होता है ऐसा। अब देखो, अगर क्या होता कि ये जो मैग्नेट है इसका साउथ हम लोग यहाँ रखते है ना, और नॉर्थ उधर रखते, ठीक है, अगर साउथ आता पास तो फिर क्या होता, अगर साउथ पास आ रहा होता तो मतलब हमें कुछ ऐसा करंट जनरेट करना है कि साउथ साउथ हो जाए, ठीक है, और फिर ये रिपेल करे। तो यहाँ पे मेनली देखो, अगर यहाँ पे क्या होता, साउथ पास आ रहा होता और नॉर्थ दूर की तरफ होता, ठीक है, तो साउथ पास आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉइल को बिल्कुल रेडी हो जाना चाहिए किस चीज के लिए, इसकी तरफ, कि इस तरीके से कि अगर ये कॉइल है तो ये वाला साइड जो है वो साउथ की तरह बिहेव करे और ये वाला साइड नॉर्थ की तरह बिहेव करे, ऐसे तैयार हो जाना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू अपोज दिस साउथ, राइट। इसको अपोज करने का एक ही तरीका की है कि उसके तरफ वाला जो साइड है उसको हम क्या बना दे, साउथ बना दे, साउथ साउथ रिपेल करेगा, राइट। जैसे ही वो रिपेल करेगा तो हमें पता चल जाएगा अपोजिशन हो रहा है, और यही तो लेंस लॉ है। तो करंट कुछ इस तरीके से गया कि क्या हुआ, साउथ क्रिएट हो गया उस तरफ जिस तरफ से मैग्नेट आ रही है, ठीक है, मैग्नेट अगर ऐसे आ रही है, देयर इज अ कॉइल लाइक दिस, ठीक है, एक कॉइल है ऐसे, है ना, यहाँ से मैग्नेट आ रही है, साउथ जो पोल है वो पास आ रहा है, तो इस मैग्नेट ने ये सोचा है कि इस साउथ को मुझे अपोज करना है, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला जो पार्ट है वो साउथ की तरह बिहेव करेगा, एंड यू विल बी गेटिंग अ क्लॉकवाइज, ठीक है, यू विल बी गेटिंग अ क्लॉकवाइज करंट। सो इस तरीके से लेंस लॉ आपको हेल्प करता है डायरेक्शन बताने में, लेकिन एक अलग ही तरीका है डायरेक्शन बताने का, मतलब दिस इज नॉट गिविंग यू एनी रूल लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं दे रहा है, बट फिर भी लेंस लॉ आपको ये बता रहा है एक अलग ही सेंस में, एक ऐसे जैसे बहुत ही सीक्रेटिव सेंस में तुम्हें बता रहा है कि इंड्यूस करंट उस तरीके से आएगा कि वो अपने ही कॉज को अपोज करे, जिसकी वजह से करंट आ रहा है उसी को अपोज करे, वो इस तरीके से करंट आता है। सो कितना सीक्रेटिव वे है ये बताने का, एंड दिस इज द लेंस लॉ, ठीक है, तो तुम उसका स्टेटमेंट जो है यूज करो, और ये हमें इंश्योर करना है कि ये जो लेंस लॉ है ये सिर्फ तभी लगेगा व्हेन यू हैव अ क्लोज लूप, राइट। अगर तुम्हारे पास क्लोज लूप नहीं है तो ये लॉ वर्क नहीं करेगा, एंड यू विल नॉट बी गेटिंग एनी इंड्यूस करंट इनसाइड द सर्किट, वट एवर ओपन सर्किट यू हैव, ठीक है। सो मेक श्योर दैट योर सर्किट इज क्लोज वन, ठीक है, मेक श्योर इट इज क्लोज वन, एंड इट विल बी गुड, एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू यूज दिस लेंस लॉ, ठीक है। चलो, हमने दो लॉज देख लिए है ना, सो बेसिकली फैराडेज के लॉज बस इतने ही थे, हमने रूल्स देख लिए हैं और दो लॉज देख लिए हैं, राइट। सो अब हम बात करते हैं एसी और डीसी, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड द डायरेक्ट करंट, ठीक है, बिकॉज ये हमें आगे हेल्प करेंगे जनरेटर और मोटर और ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ने में। तो देखो, जो डायरेक्ट करंट होता है, डीसी होता है, दैट मीन्स डायरेक्ट मतलब एक ही डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो मतलब अ करंट विच डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज नहीं हो रहा है, एज यू कैन सी हियर। डीसी का मतलब क्या, एक बार अगर बैटरी से वो निकल गया, ठीक है, निकल गया तो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जाएगा और वो कहीं नहीं जाएगा जब तक उसे उसी सेल का या फिर उसी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नहीं मिल जाता, तो इट विल जस्ट गो इन वन डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो दैट वुड बी द डायरेक्ट करंट। बट यहाँ पे जो एसी है वो कैसे जाएगा, देखो यहाँ से करंट निकला ऐसे गया, बट आफ्टर अ टाइम इंटरवल ये अगेन इसी में आके इसमें आ सकता है। सो दिस इज हाउ, वो आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, सब कुछ सेम, बट दैट इज व्हाट कॉल दी ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, मतलब एक बार प्लस जा रहा है तो दूसरी बार नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, तो इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है, तो दैट्स व्हाई हमने इसे ऑल्टरनेटिंग करंट बोला है, क्योंकि अपना डायरेक्शन चेंज तो करता है बट बिल्कुल एक फिक्स टाइम इंटरवल पे करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है मनमाने तरीके से कर रहा है कि 5 मिनट बाद यहाँ चलते हैं फिर 3 मिनट बाद यहाँ चलते हैं, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स टाइम के बाद ही अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। एंड आई विल बी टेलिंग यू द फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। तो पहले तो तुम्हें इनका डेफिनेशन लिख लो कि एक ऐसा करंट जो कि डायरेक्शन चेंज करता है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, और एक ऐसा करंट जो डायरेक्शन चेंज नहीं करता, उसको एक बार रास्ते पे निकल गया तो वो निकल ही गया, ठीक है, वापस नहीं जाता, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, ठीक है। तो तुम लोग फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलो अभी तुमने ये लिख लिया है ना, चलो अभी हम आगे चलते हैं। सो हम कुछ इंटरेस्टिंग बात देखते हैं पहले तो, ठीक है। सो वी सी सम डिफरेंसेस बिटवीन दैम, हम देखते हैं भाई कौन कैसे जनरेट होता है, क्या ग्राफ होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट्स सी दैम। सो डीसी के बारे में पहले से पता चला कि एक ऐसा करंट जो कि अपना डायरेक्शन जो है चेंज नहीं करता, राइट, दैट इज व्हाट डीसी, डायरेक्ट करंट, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट एसी, अ करंट विच चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अपना डायरेक्शन चेंज करता है, आफ्टर अ फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल वो इधर जाता है एंड आफ्टर अ फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल वो इधर जाता है, ठीक है। सो बेसिकली इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। सेकेंड थिंग देखो, डीसी जो होता है वो एक सेल या फिर बैटरी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो मेक श्योर सेल और बैटरी का जो रीजन है, जो हम छोटे छोटे सर्किट्स बनाते हैं, राइट, वो हम डायरेक्ट करंट पे बेस्ड बनाते हैं, बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे घर में डायरेक्ट करंट आ रहा है। सो मेक श्योर दैट यू गेट एसी, जो कि किसकी वजह से प्रेजेंट होता है, कैसे बनता है, थर्मल, वाटर, विंड, न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो मतलब ये जितने भी पावर प्लांट्स हैं, थर्मल हुआ, न्यूक्लियर हुआ, वाटर, विंड, जो भी हुआ, ये सब के सब एसी वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है ये इसे जनरेट करते हैं। सो आपके घर तक जो करंट आता है दैट इज नॉट डीसी, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। सो डेफिनेटली वो अपना कुछ टाइम के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करता है और वैसा आपके घर में करंट आता है, ठीक है। सो अगर आपके पास, और पता है आपके अलग अलग, जैसे लाइक चार्जर है ना, आपका फ़ोन का चार्जर, राइट, आपके लैपटॉप का चार्जर और एनी अदर थिंग है ना, उनमें अगर उनमें डीसी चाहिए होता है, डायरेक्ट करंट चाहिए होता है, तो पता है क्या होता है, एक एडेप्टर लगा होता है जो कि क्या करता है, एसी को डीसी बना देता है, ठीक है। सो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि सेल और बैटरी से जो करंट प्रोड्यूस होता है दैट इज डीसी। एक बार निकल गया तो एक टर्मिनल से निकला तो वो दूसरे टर्मिनल में ही एंटर होता है, राइट। ऐसा नहीं होता चलते चलते वापस आ गया और उसी टर्मिनल में एंटर हो गया, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो अब अगर हम एसी के बारे में बात करें तो एसी कैसे प्रोड्यूस होता है, जितने भी तरीके के पावर प्लांट्स हैं वो सब के सब एसी जनरेट करते हैं, ठीक है। थर्ड देखो, इट इज लेस हार्मफुल, इट इज हार्मफुल। अगर सोचो अगर ये इतना हार्मफुल है तो हम यूज ही क्यों करते हैं, हम लोग तो भाई अपना कंफर्टेबल लाइफ जीने में, सेफ लाइफ जीने में विश्वास रखते हैं, राइट। लेकिन फिर भी क्योंकि इसके यूजेस बहुत हैं इसीलिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। देखो जो हमारा ग्राफ होता है डीसी का ग्राफ, ठीक है, डीसी का देखो करंट इज टोटली कांस्टेंट, देखो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ कांस्टेंट है, नो चेंजिंग डायरेक्शन एक्सेट्रा। यहाँ पे देखो इट इज शोइंग लाइक दिस, एक बार पॉजिटिव करंट, एक बार नेगेटिव, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन अपोजिट, राइट। सो नेगेटिव पॉजिटिव, और इसका वैल्यू भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, घटता बढ़ता है, घटता बढ़ता है, राइट। सो दैट इज व्हाट द एसी है ना। अब देखो इट इज मेजर्ड बाय एमीटर, एमीटर की हेल्प से, एमीटर नाम का जो डिवाइस है जो मैंने तुम्हें बताया था कि उससे इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं, वो किससे एक्चुअली मेजर करता है, वो डीसी को मेजर करता है। और यहाँ पे तो वायर इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है, एसी को तुम वायर इंस्ट्रूमेंट से मेजर ही नहीं कर सकते, सोचो कितना अजीब है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इट इज बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इसकी वजह से बनी है, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक इसको यूज करते हैं, ठीक है। बट देखो इट इज द बेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स, ठीक है। तुम्हारे घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो इसी के कारण जा रही है, दैट इज बिकॉज दैट इज यूजफुल, राइट। इसके पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वी विल बी सीइंग दोस एडवांटेजेस टू, ठीक है। सो चलो अभी देख ही लेते हैं हम लोग, उसके एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। सो सी पूरे वर्ल्ड में आई थिंक यस, पूरे वर्ल्ड में 90% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो ऑल्टरनेटिंग करंट पे ही जनरेट हो रही है, मतलब करंट और मतलब जो भी 90% जनरेट हो रहा है वो सब ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रहा है बेसिकली, दैट इज व्हाट आई एम टू टेलिंग यू। एंड ओनली 10% जनरेट हो रहा है वो डायरेक्ट करंट है, ठीक है। तो मतलब वो 10% जनरेट हो मतलब वो सेल, बल्ब और सेल और बैटरी से जनरेट हो रहा होगा, राइट। अब तुम ध्यान से सोचो यहाँ पे कि सिर्फ डीसी वाली जो है फॉर्म वो सिर्फ 10% है और एसी जो है वो 90% है। सो बेसिकली 90% हार्मफुल वाली को अगर हम यूज कर रहे हैं तो मतलब कुछ तो फायदा होगा उसका, राइट। तभी तो इतना ज्यादा वो यूज हो रही है, इतना ज्यादा जनरेट हो रही है उस फॉर्म में। वी विल बी सीइंग दोज टू। इंडिया में दिस इज इंपॉर्टेंट, अभी जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ दिस इज टोटली इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर यू नोट दैट आउट। इंडिया में एसी क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को आफ्टर 1/100 ऑफ अ सेकेंड को चेंज करता है, ठीक है। 1/100 सेकेंड में चेंज हो जाती है उसकी डायरेक्शन, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई हम बोलने वाले हैं कि 50 हर्ट्ज उसकी डायरेक्शन होती है, मतलब 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है,
राइट। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक सेकेंड के अंदर 50 साइकिल्स चलती हैं, ठीक है। देयर आर 50 साइकिल्स इन 1 सेकेंड, दैट इज व्हाई द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू डू रिमेंबर दिस फैक्ट, ऑलवेज रिमेंबर दैट द फ्रीक्वेंसी इन इंडिया इज व्हाट 50 हर्ट्ज। जनरली ये वाइवा में पूछा जाता है, जो तुम्हारा प्रैक्टिकल होते हैं ना एग्जाम्स में, वहां पर वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस टोटली फेमस क्वेश्चन, कि भाई इंडिया में एसी का कितना फ्रीक्वेंसी, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट का कितना फ्रीक्वेंसी, दैट इज व्हाट 50 हर्ट्ज। यू डू रिमेंबर, राइट, यू शुड हैव। चलो अभी हम एडवांटेजेस देखते हैं, व्हाई एसी इज यूज्ड मोर देन डीसी एंड व्हाई एसी इज जनरेटेड मोर देन डीसी। लेट्स चेक इट आउट। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंट प्लेसेस विद वेरी स्मॉल लॉस इन एसी पावर। देखो यहाँ पे एसी को जब जनरेट किया जा रहा है, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट्स, कोई भी हाइड्रोलिक, न्यूक्लियर, वो सब कहाँ होते हैं, बहुत ही आइसोलेटेड प्लेसेस में होते हैं। मतलब हम जहाँ सिटीज वगैरह होती हैं वहाँ पे ये ऐसे प्लांट्स नहीं होते, वो दूर कहीं होते हैं, और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज सिटी में कर रहे हैं, राइट। तो मतलब उस पावर प्लांट से हमारे तक पहुँचने के लिए देयर हैज टू बी अ लॉन्ग डिस्टेंस, राइट। एंड उस लॉन्ग डिस्टेंसेज में आते आते ये जो करंट है ये अगर लॉस हो गया, उसका पावर लॉस हो गया, तो दैट्स वाई हम एसी को यूज़ करते हैं, बिकॉज इस एसी के अंदर ये जो लॉस है बहुत ही कम होता है, ठीक है। बहुत दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है विद वेरी मच लेस लॉस, ठीक है। देखो एसी जनरेटर इज चीपर देन डीसी जनरेटर, इसलिए भी ये ज़्यादा यूज होता है कि एसी जनरेटर बहुत चीप होता है देन डीसी, ठीक है। एसी जनरेटर आर स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट रिक्वायर मच अटेंशन। The absence of commutator in AC generator avoids sparking and increasing the efficiency. That's why we use it also. तो ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, ज़्यादा चलते हैं, चीपर होते हैं, तो हमको तो वही पसंद आएगा AC जनरेटर, राइट। और अगर हम कम्यूटेटर ना यूज़ करें तो कोई स्पार्किंग वो भी कोई दिक्कत नहीं है, और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, बहुत ही बढ़िया बात है। AC वोल्टेज को हम बहुत आराम से वैरी कर सकते हैं, और उसका ट्रांसफार्मर जो है उसको यूज़ करके बेसिकली, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि तुम एसी को डीसी में चेंज कर सकते हो इजीली यूजिंग द ट्रांसफार्मर, ठीक है। दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। तो हम उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों बना सकते हैं, ठीक है। एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी इफ नीडेड बाय मींस ऑफ अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की हेल्प से एसी को हम डीसी बना सकते हैं, राइट। सो इट इज गुड, ठीक है। ट्रांसफार्मर की हेल्प से उसे स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, रेक्टिफायर की हेल्प से उसे एसी को डीसी में चेंज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज सो मच कॉमनली यूज्ड, और क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। लॉस पावर कम होती है, ज़्यादा अटेंशन यानी मेंटेनेंस नहीं चाहिए होता है, चीपर होता है, बहुत इजीली हम उसको दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द आई एम नॉट इवन एबल टू सी द डिसएडवांटेजेस इन दिस, राइट। सो दिस इज़ वेरी गुड। एसी जनरेटर जो एसी है, जो जनरेट होता है एक्चुअली, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जो जनरेट होता है वो बहुत वाइडली इसीलिए जनरेट होता है बिकॉज दिस हैज़ दिस मच ऑफ एडवांटेजेस, right? So basically what you need to do is to write them out because these are the good ones and you should know them. चलो अभी हम लोगों ने AC/DC के बारे में जान लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, दैट्स अ डिवाइस एंड वी आर गोइंग टू स्टडी, क्योंकि अब इस चैप्टर में सिर्फ डिवाइसेस ही बचे हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट जनरेटर्स, मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी ट्रांसफार्मर ओनली, ठीक है। जनरेटर, मोटर फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। पहले तो हम ड्रॉबैक देख लेते हैं, ड्रॉबैक तो हम भूल ही गई थी। ड्रॉबैक्स जो हैं कुछ होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। सेवरल केमिकल प्रोसेसेस एंड इफेक्ट्स सच एज हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोरिफाइनिंग आर नॉट एट ऑल पॉसिबल विद एसी। इसके लिए हमें डायरेक्ट करंट ही चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस जो है देखा था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी देखा था। सो व्हाट हैपन,
कांस्टेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई तुम्हें चाहिए होती है और एक ही डायरेक्शन में चाहिए होती है, राइट। अगर हम उसको एसी में रख देते हैं, बहुत से अगर हम एसी यूज करते हैं तो कांस्टेंट आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिलेगा, बिकॉज वो उसमें क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होने पे देयर वुड बी अ लॉस, राइट। तो डायरेक्शन चेंज होगा, वापस आएगा, एंड दैट्स व्हाई वहाँ पर हमें एसी नहीं चाहिए होता है, वी नीड डीसी एक्चुअली वहाँ पे। दैट्स व्हाई बहुत सारे केमिकल प्रोसेस, ये छोटे केमिकल प्रोसेस अगर छोटे लेवल पे हो तो हम लोग सेल बैटरी से कर सकते हैं, बट क्योंकि ये जो प्रोसेसेस होते हैं ये बहुत बड़े लेवल्स पे होते हैं, जैसे माइनिंग, ठीक है, माइंस में अगर हम रिफाइनिंग प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स को यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, राइट। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में डीसी लेकर आना वुड बी टोटली वेरी, मतलब कॉस्टली भी होगा, और क्योंकि वो एसी के साथ पॉसिबल भी नहीं है, सो वी हैव टू टेक देयर डीसी, राइट। इसी वजह से यहाँ पे इसका एक ड्रॉबैक हो गया कि इतनी बड़ी बड़ी प्रोसेसेस के लिए जो कि लार्ज लेवल पे होती हैं फैक्ट्रीज में, वहाँ पर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल्सो एसी पासेज ओनली थ्रू द आउटर लेयर्स ऑफ द कंडक्टर, अनलाइक डीसी विच पासेज थ्रू होल बल्क ऑफ द कंडक्टर, एंड सेवरल फाइन इंसुलेटेड वायर्स एंड नॉट अ सिंगल थिक वायर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ एसी। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको एक बात पता चलेगी कि जो एसी होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, वो वायर, लेट्स से कि ये वायर है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द वायर, तो ये जो एसी होता है वो इस वायर के सरफेस से, सिर्फ सरफेस से जाएगा, नॉट इनसाइड द वायर, ठीक है, इनसाइड नहीं जाएगा। इसीलिए आपने ये चीज़ देखी है कि आपके घरों में जो तार होते हैं वो एक थिक वायर की जगह पे छोटे छोटे थिन वायर्स होते हैं, कलेक्टेड होते हैं, मतलब एक इंसुलेशन के अंदर छोटे छोटे तार होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं तार, बहुत सारे होते हैं कॉपर वायर्स, ठीक है। ऐसा क्यों? ताकि एसी वहाँ से अच्छे से जा सके। एसी को जाने के लिए क्या चाहिए होता है? सरफेस चाहिए होता है, बल्कि डीसी को जाने के लिए पूरा वायर चाहिए होता है, ठीक है। तो जो हमारे अगर हमें डीसी को जो है ट्रांसमिट करवाना है, सो वी विल बी नीडिंग अ थिक वायर, ठीक है, एंड थिक वायर, ओनली वन वायर एंड थिक, एंड दैट इज ऑफ द इंसुलेटेड, राइट। लेकिन अगर हमें एसी को भेजना है, ट्रांसमिट करना है, तो वहाँ पे हमें छोटे छोटे तार, जो नॉट दैट पतले पतले छोटे छोटे थिन वायर्स हमें चाहिए होंगे कॉपर के, जो कि एक ही इंसुलेशन के अंदर बंद हो, तब जाके उसके अंदर से एसी इजीली जा सकता है। सो दैट इज ऑल्सो एन डिसएडवांटेजेस, बट स्टिल इसका जो एडवांटेजेस हैं उसका भार थोड़ा ज़्यादा है ना, बल्कि ये जो डिसएडवांटेजेस हैं ये थोड़े कम हैं। सो ठीक है, चल जाता है इतना, तो तभी तो हम लोग एसी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। चलो अब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। सो व्हाट इज इट? इट इज़ अ डिवाइस विच रेजेज और लोवर्स द वोल्टेज इन एसी सर्किट्स थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन। सो ये जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ये एक्चुअली में क्या कर रहे होते हैं? वोल्टेज का इंक्रीज करना, डिक्रीज करना इनका काम है। बिकॉज क्या होता है, जब कभी भी जहाँ पर भी एसी बनती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पे जनरेट हो रहा है इन फॉर्म्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो वहाँ से वहाँ तक लाने में, अलग अलग जगह पे लाने के लिए क्या होता है, जैसे कहीं पर लेट्स से जो सर्किट्स होते हैं और एक जगह पर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं, राइट, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी आती है एंड देन उसको स्टेप अप किया जाता है ताकि वो ट्रांसमिशन दूर से दूर तक जा सके, ठीक है, दूर तक वो ट्रांसमिट हो सके। फिर उसे स्टेप डाउन किया जाता है जब वो हमारे घरों तक पहुंचती है। तो इस दौरान स्टेप अप एंड स्टेप डाउन में कौन हेल्प करता है? दिस ट्रांसफार्मर, ठीक है। सो ये क्या करता है? मेनली वोल्टेजेस को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि व्हाट इज इट, क्या होता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। देयर इज अ कोर, ग्रे कलर का जो आप देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द कोर, ठीक है। कोर होता है सॉफ्ट आयरन का बना होता है मेनली, है ना। तो और उस कोर के ऊपर क्या होता है? कॉइल्स बाउंडेड होती हैं, ठीक है। ये सेम ही कोर है, मतलब यू कैन से ज़्यादा कोर नहीं है, सेम ही कोर है, और उसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है? कॉइल्स को जो है बनाया हुआ है। सो देख सकते हो आप यहाँ पे कॉपर का कॉइल्स ऐसे यहाँ पर रैप हो रहे हुए हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, कॉइल विच इज कनेक्टेड टू द सोर्स। सोर्स मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, राइट, उससे जो कनेक्टेड है उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी वन बोलेंगे। टू विच इनपुट इज अप्लाइड इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल लाइक दिस, ठीक है। तो दिस वुड बी प्राइमरी कॉइल, दिस वुड बी द प्राइमरी कॉइल। व्हाई? बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द सोर्स, सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है, एसी सोर्स से कनेक्टेड है, ऑलराइट। while the other which is connected to the load from which output is taken is called secondary. This is the load. Load मतलब हम जहाँ इसे यूज करना चाहते हैं, that is the load.
bulb, fan, etc. all the thing which is using the electricity is the load. ठीक है, so this would be the load. So load से connected जो coil होती है that is actually the secondary one. ठीक है, so there are two coils, primary and secondary. प्राइमरी जो कि सोर्स से कनेक्टेड होती है, एसी सोर्स जहां से उससे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है, एंड सेकेंडरी जो कि किससे कनेक्टेड होती है, हमारे आउटपुट से कोई लोड, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को एक्चुअली यूज कर रहा है. ऑलराइट, अब देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल क्रिएट्स अ कंटिन्यूअसली चेंजिंग फ्लक्स थ्रू द कोर. क्या होता है, यहां से जब करंट आ रहा है, अब क्योंकि देखो इसके अंदर करंट आ रहा है और ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट है मतलब करंट का वैल्यू हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, राइट. तो वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, किसमें, इस कोर में. ठीक है, इस कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा बिकॉज ये देखो, ये जो वैल्यू है आईपी की वैल्यू है, या आईपी यानी करंट इन द प्राइमरी कॉइल. ठीक है, तो आईपी का वैल्यू है वो एक ऑल्टरनेटिंग करंट एज यू कैन सी. तो इसका वैल्यू हमेशा कैसा होता है, डिक्रीज और इंक्रीज होता रहता है, राइट. इट इज अ कांस्टेंट नहीं है ये. तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्योंकि करंट का वैल्यू चेंज होता रहता है, दैट मीन्स वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो या फिर मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता रहेगा. ठीक है, वो चेंज होता रहेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है. अब क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है तो दैट्स वाई इसके अंदर एक करंट जनरेट होगा, इंड्यूस होगा. सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो करंट है वो इंड्यूस होगा. ठीक है, सो देखो, दिस चेंजिंग फ्लक्स इंड्यूसेस एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इन दी सेकेंडरी कॉइल. सेकेंडरी कॉइल के अंदर इसी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा. ठीक है, एंड ड्यू टू दैट देयर वुड बी इंड्यूस्ड करंट, एंड ड्यू टू दैट हमें लोड के पास करंट मिलेगा. एंड व्हाट इज दैट, आईएस, करंट इन द सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, अब देखो, एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज कर्व, द फ्लक्स पर टर्न ऑफ द प्राइमरी मस्ट बी इक्वल टू द फ्लक्स टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल. तो देखो ये क्लोज्ड कर्व है, दैट्स वाई यहाँ पे जितना फ्लक्स होगा जो जनरेट होना चाहिए, ठीक है, उतना ही फ्लक्स हमें दूसरे तरफ भी मिलेगा, राइट. तो इन दोनों का जो फ्लक्स होगा दैट वुड बी कांस्टेंट वन. ठीक है, कांस्टेंट वन होगा. ऑलराइट, ये चीज हमें हेल्प करेगी. सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू राइट ऑल द थिंग्स. तो यहाँ पे तुम फटाफट से लिख लो. यहाँ पे जितने भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक्चुअली में क्लोज्ड वंस होती हैं. हम जानते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड वंस होती हैं. ड्यू टू दैट क्या होता है, यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में जितना फ्लक्स जनरेट होता है पर टर्न इज इक्वल टू दी, यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स जनरेट होता है पर टर्न, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं बिकॉज द कोर इज द सेम, है ना, कोर यहाँ पे सेम है. तो देखो इसकी वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो क्योंकि आप खुद से आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कोर सेम है एंड इसके अंदर लेट्स से कि जो प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं 5p चेंज इन फ्लक्स, और यू कैन से फ्लक्स एसोसिएटेड विद द प्राइमरी कॉइल एंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पर टर्न की हम बात करें, राइट. ये जो कोर है इसकी वजह से पर टर्न इज द सेम. सो आई कैन राइट हेयर कि फ्लक्स एसोसिएटेड और फ्लक्स एसोसिएटेड विद द प्राइमरी या फिर फ्लक्स पर टर्न ऑफ द प्राइमरी वुड बी totally equal to the flux of the secondary per turn of the secondary. ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगे. पर टर्न क्यों बोला, क्योंकि ये जो n है ना, np is the number of turns in the primary coil. ये जो turns हैं these are the number of turns in the primary coil, और जो ns है सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो टर्न्स हैं इतने सारे, ठीक है, दैट इज व्हाट दिस. अब मैं पर टर्न की बात करी हूँ, मतलब एक टर्न की बात करी हूँ, उसके अंदर मतलब एक कॉइल दैट इज पूरा जो होल है, अगर हम सोलेनॉइड की बात करते हैं तब. ठीक है, सो 5p डिवाइडेड बाय np इज इक्वल्स टू 5s डिवाइडेड बाय ns. इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालने वाले हैं. ठीक है, सो मेक श्योर यू नोट दिस डाउन. फटाफट से नोट करें आप सभी.
कर लिया ना। चलो अभी हम चलते हैं आगे कि हम लोग ये बात जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स बराबर होते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न थोड़ी चेंज हो रहे हैं। एक बार ट्रांसफॉर्मर बना दिया गया है तो जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो चेंज नहीं होते, राइट। सो अब क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न इन ईच कॉइल इज कांस्टेंट, तो phi p, delta phi p, that is change in the flux, right? Change in the flux in the primary coil and change of flux in the secondary one, ठीक है। ये हम डेल्टा टी में मान रहे हैं, तो ऑल राइट। तो हमने जो अभी लिखा था फाई एस अपॉन एन एस इज इक्वल्स टू फाई पी अपॉन एन पी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे चेंज की बात करूँ, ठीक है, दीज आर द चेंज, ठीक है, मैं लिख सकती हूँ। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस पर हम लोग देख लेते हैं डेल्टा फाई एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, डिवाइडेड व्हाट, एन एस, ठीक है। अगर मैं ऐसा करती हूँ, दैट इज डेल्टा इन चेंज पी, ठीक है, और डिवाइडेड इन डेल्टा पी एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट एन पी। तो मतलब तुम खुद से देखो, जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो चेंज ऑफ विद टाइम, चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम वुड बी कांस्टेंट आल्सो, राइट। तो यहाँ पे देखो ये भी क्या है, यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, विद टाइम स्मॉल चेंज विद टाइम इज कांस्टेंट, तो देयर इज चेंज एंड देयर इज चेंजिंग ड्यू टू द ईएमएफ आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी थी कि जो E होता है, व्हाट इज दैट, ईएमएफ, वो क्या होता है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है, राइट। तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे इजीली यहाँ पे क्या मिल सकता है, ई एस, यानी ई एम एफ इन दी सेकेंडरी डिवाइडेड बाई दी एन एस इज इक्वल्स टू व्हाट, ई पी डिवाइडेड बाय एन पी, ऑलराइट। So I can get what? I can get definitely that कि यहाँ पर जो E S divided by E P would be getting me N S upon N P, alright। And ये जो चीज़ मुझे मिल रही है, ठीक है, ये जो चीज़ मुझे मिल रही है that is called the turn ratio, ठीक है। अभी मैं तुम्हें turn ratio बताती हूँ, that is called turn ratio. What is that? क्योंकि ये टर्न्स होते हैं ना, एन पी एन एस, दीज आर नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एन पी अपॉन एन एस जो होता है, प्राइमरी डिवाइडेड बाय सेकेंडरी, वो क्या होता है, टर्न रेशियो होता है, ठीक है। दैट इज व्हाट कॉल्ड दी टर्न रेशियो। तो यहाँ पे तुम्हें जो फॉर्मूला मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पावर को कांस्टेंट करेंगे, बिकॉज इन दैट केस हमें क्या चाहिए होता है, पावर कांस्टेंट चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो चीज़ है तुम लिख सकते हो, ठीक है, इसको तुम नोट कर ले सकते हो, फटाफट से करो। अब देखो कि जस्ट अ सेकेंड, अब देखो एक आइडियल जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर जो पावर होती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें, आइडियल ट्रांसफॉर्मर वैसे होता नहीं है, बट क्योंकि वो सिर्फ थियोरेटिकली प्रूवन है, सो अगर हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि उसमें जो पावर होती है, ठीक है, दैट इज व्हाट, ई इंटू करंट, दैट इज एनर्जी इंटू करंट, और यू कैन से, ठीक है। सो दैट वुड बी व्हाट, पी, एंड इट वुड बी अ कांस्टेंट। अब क्योंकि वो कांस्टेंट होगी, सो वी कैन राइट दिस, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट दिस दैट कि ईएमएफ जो कि सेकेंडरी में जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो प्राइमरी से रिलेटेड है, ठीक है, एंड दैट वुड बी कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब जो ईएमएफ प्राइमरी का है वो भी क्या होना चाहिए, जो करंट है प्राइमरी का, दैट शुड बी कांस्टेंट। दोनों को मल्टीप्लाई करके वी गेट अ कांस्टेंट एंड वी कैन कैलकुलेट बाय दिस ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके की पॉसिबिलिटी है, या तो स्टेप अप की पॉसिबिलिटी है या तो स्टेप डाउन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो देखो, अगर सेकेंडरी कॉइल जो है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे स्टेप अप। क्या बोलेंगे, जिसमें सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होता है, बिकॉज अभी मैंने आपको टर्न रेशियो बताया था, राइट, आई टोल्ड यू द टर्न रेशियो। तो यहाँ पे देखो कि एन एस यानी सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो अगर ज़्यादा हुए प्राइमरी कॉइल से, सो दैट वुड बी द कंडीशन ऑफ स्टेप अप, ठीक है। वो क्या, कौन सी कंडीशन होगी, स्टेप अप की कंडीशन होगी।
है ना। और यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही साथ करंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, अगर सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम हो जाते हैं, प्राइमरी में ज़्यादा हो जाते हैं, तो दैट वुड बी टेकन एज द स्टेप डाउन, ठीक है। और अब देखो वोल्टेज कम हो गया है लेकिन करंट बढ़ गया है। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ दी, ठीक है। ये जो पॉसिबिलिटी है इसी की वजह से हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन बना सकते हैं, ठीक है। सो वी मेक श्योर, वी नीड टू मेक श्योर कि हमें नंबर ऑफ टर्न्स पे फोकस करना है, एनएस और एनपी पे फोकस करना है, राइट, इफ वी वांट टू मेक दैम एज अ स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। अब कुछ सिंपल सी बातें जो कि ट्रांसफार्मर के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, उनकी बात कर लेते हैं। वो ये कि ये सिर्फ एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता, ठीक है। तो ये जो आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा वो सिर्फ एसी पे काम करने वाला मिलेगा, बिकॉज इट वुड बी कांस्टेंट सोर्स चाहिए जिसकी वजह से कांस्टेंट फ्लक्स चेंज हो, राइट। एंड उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक इंडक्शन चाहिए। सो डीसी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज़ ओनली पॉसिबल इन दी एसी, ठीक है। It can increase or decrease either voltage or current, but not both simultaneously. क्योंकि पावर कांस्टेंट है, I told you, पावर इज कांस्टेंट, दैट इज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI EMF इंटू दी करंट, वो कांस्टेंट है। तो अगर पावर में अगर हमें कांस्टेंट रखनी है तो मतलब अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज होगा, और अगर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, राइट। वी डिड नो दैट ना कि पावर क्या होता है, VI, दिस वोल्टेज इज द EMF, राइट। अब तुम देखो, अगर ये कांस्टेंट हुआ, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट हुआ तो तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर वोल्टेज को मुझे इंक्रीज करना है या फिर इंक्रीज करना है तो फिर मुझे करंट को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि पावर कांस्टेंट ही रहे, और कांस्टेंट होती भी है ना। और अगर मैं करंट को इंक्रीज करती हूँ तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। इन दैट केस हम लोग को ये केस यूज करना है कि ठीक है, हम वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, हम करंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम दोनों को साथ साथ बढ़ा नहीं सकते। एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरा डिक्रीज होगा ही होगा, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फिर देखो, सम पावर इज ऑलवेज लॉस्ट ड्यू टू फ्लक्स लीकेज, हिस्टेरेसिस, एडी करंट्स, हमिंग एंड हीटिंग ऑफ द कॉइल्स। तो इन कुछ पावर जो है इस तरीके से जो है लॉस हो सकती है, बट दैट इज ड्यू टू दी स्ट्रक्चर और द थिंग्स, राइट, हीटिंग अप, राइट। तो वो तो एक नॉर्मल इफेक्ट है करंट का बेसिकली। तो कुछ पावर से लॉस हो सकती है, इट्स ओके, दैट इज टोटली पॉसिबल, ठीक है। सो दिस वाज इट इन दिस लेक्चर। सो आपको भी क्या करना है कि आपको जो भी चीज़ें आज पढ़ाई है उसे डेफिनेटली रिवीजन करना है, क्योंकि अब आगे आने वाला जो डिवाइसेस हम लोग देखने वाले हैं, जनरेटर, मोटर, वो सब पुरानी बातों पे डिपेंड होगा, EMI का, और जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, राइट। तो वी विल बी मेक लॉज यूज है, जो कि लॉज हैं उनको यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे। So make sure that you revise all the things before going on to the next lecture. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.